Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, रीड भर्ती हेतु हिंदी मॉडल पेपर 3 आज आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, लेवल 1 और 2 दोनों के लिए ये टेस्ट उपयोगी है, जिसमें आपको व्याकरण के और हिंदी शिक्षण विधियों के प्रश्न से देखने को मिलेंगे। साथियों, देखिए, समय के अभाव के कारण पूरे के पूरे 30 प्रश्न आज नहीं बना पाया, लेकिन 18-20 प्रश्न हैं इसमें आपके लिए। तो पूरे शानदार 20 प्रश्न, 18-20 से 20 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और मित्रों, कल से वापस आपके 2 सब्जेक्टों के 30 क्वेश्चन सुबह सुबह ही आपके पास आ जाएंगे। तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से कि लगभग 1-2 दिन थोड़ा डिस्टर्बेंस रहने के कारण पूरे टेस्ट नहीं बन पाए, लेकिन कल से वापस आपके वही रेगुलरिटी बन जाएगी। साथियों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपके प्रथम प्रश्न है साथियों, वधवीर्षा पद का संधि विच्छेद क्या होगा? वधु प्लस ईर्ष्या, वधु प्लस ईर्ष्या, वधु प्लस ईर्ष्या और वधवी प्लस ईर्ष्या। देखिए, मतलब ईर्ष्या शब्द तो सब में आएगा, बाद में लगा हुआ है, लेकिन आपको देखना है कि आगे वाला कौन सा शब्द शुद्ध रहेगा। तो मित्रों, देखिए, वधवीर्ष्या शब्द में कौन सी संधि है, पहले तो ये बताइए आप। वधवीर्ष्या शब्द में यहाँ पर आपके यण संधि है साथियों। कौन सी संधि है? यण संधि। इसका संधि विच्छेद होगा वधु प्लस ईर्ष्या, बराबर शब्द बनेगा आपके वधवीर्ष्या। इसमें देखिए, यहाँ पर जो प्रथम विकल्प है और जो तृतीय विकल्प है, प्रथम विकल्प में जो वधु है वो छोटा है और तीसरे में बड़ा है। तो साथियों, छोटा वाला वधु है वो अशुद्ध होता है, इसलिए पहला विकल्प गलत है, और वधु जो है वो बड़ा होता है, इसलिए तीसरा वाला जो विकल्प है वो ही इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। देशवासी शब्द का समास विग्रह होगा। देश का वासी, देश में रहने वाला, देश में वास करने वाला और देश में वासी। तो मित्रों, यहाँ पर देखिए, देशवासी शब्द का आपको समास विग्रह बताना है और इसका समास विग्रह होता है देश में वास करने वाला। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर भी आंसर सही है प्रश्न नंबर 2 का। देखिए, अधिकरण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है, आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से इक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। न्यायिक, अधिक, ऐतिहासिक और शैक्षणिक। देखिए, न्यायिक में आपके एक प्रत्यय है, इतिहास प्लस एक, ऐतिहासिक बनता है तो इसमें भी एक प्रत्यय है, शिक्षण प्लस एक बढ़ता है शैक्षणिक, लेकिन अधिक जो शब्द है इसमें एक प्रत्यय नहीं है साथियों, इसलिए आपका यहाँ पर दूसरा जो विकल्प है प्रश्न नंबर 3 का वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखेंगे मित्रों। चौथा प्रश्न है, कौन सा शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है? तदोपरांत, तदाकार, तथापि और तथैव। तो साथियों, देखिए, संधि की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है आपको। अब आपके तथापि जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है? तथा प्लस अपि, बराबर शब्द क्या बनेगा? तथापि। तो ये तो अशुद्ध नहीं है। तथैव का क्या होगा? तथा प्लस एव, बराबर शब्द बनेगा तथैव, तो ये भी अशुद्ध नहीं है। फिर तदाकार, तत् प्लस आकार, बराबर शब्द बनेगा तदाकार, ये भी अशुद्ध नहीं है। लेकिन जो तदोपरांत शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस उपरांत, क्या बनेगा? बराबर शब्द तदुपरांत। ऊ की मात्रा लगेगी और यहाँ पर मात्रा किसकी लग रही है साथियों? द में ओ की, मतलब ये क्या है? अशुद्ध है, गलत है ये, इसलिए आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। पुष्पसर, मधवा, पुष्पधनवा और मीनकेतु। तो मित्रों, यहाँ पर देखिए, पुष्पसर, पुष्पधनवा, मीनकेतु तीनों ही कामदेव के पर्यायवाची है, लेकिन जो मधवा वाला विकल्प है ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। अतः आपका यहाँ पर जो दूसरा वाला जो विकल्प है वो सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे साथियों। आपके 6वां क्वेश्चन है, किस विधि में बार बार उच्चारण व कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है? सूत्र विधि में, पारायण विधि में, व्याकरण विधि में और भंडारण विधि में। तो साथियों, देखिए, बार बार उच्चारण पर भी बल देंगे और कंठस्थीकरण पर भी बल देंगे। तो
सूत्र विधि में आप उच्चारण पर बल नहीं देते हो, कंठस्थीकरण पर तो देते हो लेकिन उच्चारण पर नहीं देते हो, इसलिए ये गलत है। व्याकरण विधि में नहीं, भंडारकर विधि में नहीं, किस विधि में दिया जाता है बल कंठस्थीकरण और उच्चारण पर? परायण विधि में। दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 6 में, कि परायण विधि जो है इसमें बार बार उच्चारण और कंठस्थीकरण पर बल देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि और सूत्र विधि। अब यहाँ पर जो चारों ही विकल्प है वो बिल्कुल एकदम सटीक तो है नहीं, लेकिन फिर भी विकल्पों को देखते हुए निगमन तो सर्वश्रेष्ठ हो नहीं सकती, सूत्र सर्वश्रेष्ठ हो नहीं सकती क्योंकि ये शिक्षण जो सूत्र है उनके विपरीत चलती है। व्याख्या विधि सर्वोत्तम हो नहीं सकती, अतः आपका यहाँ पर चारों विकल्पों को देखते हुए दूसरा जो वाला जो विकल्प है प्रश्नोत्तर विधि वो आपका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 7 में। अगला प्रश्न नंबर 8 देखेंगे साथियों। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, देखिए ये तो उच्च स्तर पर हो जाता है। भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सीखना और भाषा का प्रयोग सीखना। तो भाषा सीखने का मतलब होता है प्राथमिक स्तर पर भाषा का प्रयोग सीखना। चौथा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 8 में, कि बालक भाषा का प्रयोग सीख लेता है, मतलब बालक भाषा सीख गया ऐसा माना जाता है प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है। माइक्रो टीचिंग के बारे में है कि कौन सी माइक्रो टीचिंग की विशेषता नहीं है साथियों। पहला विकल्प है शिक्षण प्रशिक्षण की एक तकनीक है, कक्षा का आकार छोटा होता है, एक कौशल को पूरा किया जाता है और अधिक समय का शिक्षण होता है। तो मित्रों इसमें देखिए शिक्षण प्रशिक्षण की एक टेक्निक है, बिल्कुल सही बात है ये तो। इसमें कक्षा का आकार भी छोटा होता है, इसमें एक बार में एक कौशल को ही पूरा करते हैं, लेकिन इसमें अधिक समय का शिक्षण होता है, इसमें तो कम समय का शिक्षण होता है साथियों। मतलब ये माइक्रो टीचिंग की विशेषता नहीं है। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखेंगे। वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है क्या कहलाता है? विधेय, विस्तारक, वाचक और उपवाक्य। तो मित्रों वाक्य का जो अंश वाक्य के उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य मतलब कर्ता के विषय में बताए, उसको कहा जाता है विधेय। क्या कहा जाता है उसको? विधेय कहा जाता है मित्रों। प्रथम विकल्प आपका इसमें सही रहेगा प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार कर वह तूफान थमा था, रचना की दृष्टि से वाक्य है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों देखिए वाक्य में यहाँ पर आपको कौन सा वाक्य लग रहा है ये कि भाई सरल है, संयुक्त है या मिश्र है? मित्रों उपरोक्त जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, इसका सही आंसर है सरल या साधारण वाक्य। ये वाक्य कैसा है? सरल वाक्य या साधारण वाक्य है, क्योंकि इसमें विधेय और उद्देश्य है जो है वो अधिक नहीं है साथियों, इसलिए तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 मित्रों, प्रश्न 12 है सूरदास खल कामरी चढ़े न दूजो रंग। इसका क्या अर्थ है साथियों? विकल्प पहला है साधु अपनी साधुता नहीं छोड़ता, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, काले कंबल पर रंग नहीं चढ़ता और मूर्ख कभी समझदार नहीं हो सकता। तो देखिए सूरदास खल कामरी चढ़े न दूजो रंग, इसका सही आंसर है साथियों दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट प्रश्न 13 देखेंगे मित्रों। 13वां क्वेश्चन है निम्न में से विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। तृष्णा का घृणा, निषिद्ध का विहित, निंद्य का स्तुत्य और मलिन का निर्मल। देखिए विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प कौन सा आपको लग रहा है कि भाई ये विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है? तो साथियों यहाँ पर देखिए निंद्य का स्तुत्य होता है, मलिन का निर्मल होता है, निषिद्ध का विहित होता है, लेकिन तृष्णा का घृणा थोड़ी होता है साथियों। तृष्णा तो मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा वाली बात हो गई, और घृणा तो नफरत करना हो गया। तो साथियों नफरत करना तो प्रेम करना होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये क्या है साथियों अशुद्ध विकल्प है। तो आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न 14 देखेंगे मित्रों। 14वां प्रश्न थोड़ा अजीब सा है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना होगा। निम्न वाक्यों में से मिश्र संयुक्त वाक्य कौन सा है? कि पहले मिश्र वाक्य होगा और बाद में संयुक्त। विकल्प है मेरे पिताजी अस्वस्थ हैं और पलंग पर लेटे हैं,
अतः वे अभी बाजार नहीं जा सकते। दूसरा विकल्प है हमें जल्दी चलना होगा ताकि समय पर पहुँचे और जल्दी लौट भी आए। तीसरा विकल्प है मैंने समझाया और उसने भूल सुधार ली तथा उसने फिर कभी गलती नहीं की। चौथा विकल्प है क्योंकि लड़का जल्दी उठा था इसलिए वह बस पकड़ सका और इसलिए वह समय पर भी पहुंच सका। तो देखिए मिश्र और संयुक्त वाक्य का कौन सा उदाहरण है। तो साथियों देखिए यहाँ पर आपका जो दूसरा विकल्प है वो सही है, हमें जल्दी चलना होगा ताकि समय पर पहुंचे, ये तो मिश्र वाक्य हो गया। और जल्दी लौट भी आए, ये संयुक्त वाक्य हो गया। तो ये मिश्र और संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। बाकी यहाँ पहले संयुक्त वाक्य आ रहा है तो ये गलत है, यहाँ पर भी पहले संयुक्त वाक्य आ रहा है तो ये गलत है। और जो चौथा विकल्प है क्योंकि लड़का जल्दी उठा था इसलिए वह बस पकड़ सका और इसलिए वह समय पर भी पहुंच सका। साथियों ये मिश्र और संयुक्त दोनों का उदाहरण नहीं है। प्रश्न 15 पे आते हैं साथियों, कौन सा युग्म विमेल है कि जो गलत युग्म लगता है उसको बताना है आपको। गीत विधि पद्य शिक्षण की होती है, द्विभाषा विधि अनुवाद शिक्षण की होती है, रंगमंच विधि नाटक शिक्षण की होती है और दंडान्वय विधि गद्य शिक्षण की होती है। तो साथियों देखिए गीत विधि पद्य शिक्षण की ही होती है, ये बिल्कुल सही बात है। द्विभाषीय विधि अनुवाद शिक्षण की होती है, रंगमंच विधि नाटक शिक्षण की होती है, लेकिन जो दंडान्वय विधि है वो गद्य की न होकर वो किसकी होती है मित्रों, पद्य की होती है। मतलब आपका जो चौथा विकल्प है ये क्या है, विमेल है और यही आपका सही आंसर है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखेंगे साथियों। आपके 16वां प्रश्न है किस भाषा शिक्षण सिद्धांत से अध्यापक की विषय वस्तु में रोचकता आती है। अभ्यास का सिद्धांत, मौखिक कार्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और नियोजन का सिद्धांत। तो अध्यापक के कार्य में रोचकता, देखिए रोचकता आती है नियोजन के सिद्धांत से। कैसे आती है, नियोजन मतलब कि वो पूर्व निर्धारित जो उसके उद्देश्य है, किन शिक्षण विधियों का वो प्रयोग करेगा, किन से वो पढ़ाएगा बच्चों को, किन सहायक सामग्रियों का वो प्रयोग करेगा, वो सब कुछ निश्चित यदि पूर्व में ही कर लिया जाए तो जो वो पढ़ाता है तो वास्तव में उसमें रोचकता आती है। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न 16 में वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है कहलाता है। क्या कहते हैं उसे, विश्वसनीय परीक्षण, न्यायदर्शी परीक्षण, वेद परीक्षण और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो परीक्षण बार बार प्रयोग करने पर भी एक जैसा परिणाम दे उसको विश्वसनीय परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही है प्रश्न 17 में। देखिए वेदता क्या होती है कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण का निर्माण किया जा रहा है यदि उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही तो फिर वो वेद कहलाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर विश्वसनीय सही रहेगा। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 18, गुणात्मक मूल्यांकन में नहीं आता है समाजमिति, साक्षात्कार, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और आत्मनिष्ठ। तो साथियों देखिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ये गुणात्मक में नहीं आते हैं बल्कि ये आते हैं साथियों आंकिक में। किस में आते हैं, ये आंकिक में आते हैं। अतः आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 18 में। तो आज के ये 18 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन सही हुए जरूर बताएं और टेस्ट पेपर कैसा लगा ये भी कमेंट में करके जाए साथियों। और कल से वापस आपके 30 प्रश्नों के 2 टेस्ट रोजाना आना चालू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बिल्कुल तैयारी में लगे रहो इसी तरह से जैसे आप लग रहे हो। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब लगातार बिना कुछ दूसरे कार्यों को करे सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पर ध्यान दोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में।